हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम इंडियन पीनल कोड 1860 का वीडियो लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और उसमें हम एक्सटॉर्शन को पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 383 से 389 तक बताए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थेफ्ट को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सटॉर्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सटॉर्शन किसे कहते हैं, उसके पनिशमेंट्स क्या हैं और एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में क्या डिफरेंस है, इसको स्टडी करेंगे। नाउ सेक्शन 383 में एक्सटॉर्शन डिफाइन है। अब उसकी डेफिनेशन जो आप एक्ट में देखेंगे, उस डेफिनेशन को किस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है ये इंपॉर्टेंट है। चीज वही है लेकिन समझने का तरीका बहुत ही इजी है, सरल है। द ऑफेंडर मस्ट वही बातें हो रही हैं एक्सटॉर्शन में भी। कम से कम दो तो होने चाहिए आदमी, एक ऑफेंडर और एक विक्टिम। अब वो ऑफेंडर विक्टिम के साथ ऐसा क्या कर रहा है या ऐसा क्या करने करेगा जिससे कि ये कहा जाएगा कि ऑफेंडर ने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया या ऑफेंडर एक्सटॉर्शन कमिट करने का अटेम्प्ट किया। आई द ऑफेंडर मस्ट, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेंशनली पुट्स any person intentionally puts any person in fear of any injury. द ऑफेंडर मस्ट, एक आदमी तो क्लियर हो गया, ऑफेंडर। अब ऑफेंडर के लिए क्या जरूरी है जो उसके द्वारा किया जाने वाला एक्ट एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में आ जाए। द ऑफेंडर मस्ट इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। किसी भी पर्सन को किस डर में लेके आ रहा है, किस भय में लेके आ रहा है, इंजरी के, यानी उसको किसी भी तरह की इंजरी का भय दिखाकर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन भी अराइज हियर, व्हाट टाइप ऑफ इंजरी या दिस फियर ऑफ इंजरी, दिस फियर ऑफ इंजरी। अब ये जो इंजरी पहुंचाने का भय है, किस तरह की, दिस फियर ऑफ इंजरी मे बी टू दैट पर्सन to that person
और एनी अदर पर्सन। तो ये पहली चीज है एक्सटॉर्शन में। द ऑफेंडर मस्ट इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन। अब एनी पर्सन वर्ड जो यूज हुआ है वो कोई भी हो सकता है। इन फियर ऑफ एनी इंजरी, दिस फियर इंजरी मे बी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। यानी कि इंजरी पहुंचाने के लिए आप इंजरी इसे भी पहुंचा सकते हैं या फिर इसे भी पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने ये कर नहीं किया, यदि आपने ये पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं इसको ये कर दूंगा, तो इंजरी पहुंचा रहे हैं हम। या मैं आपको ऐसा कर दूंगा, आपके साथ गलत कर दूंगा। तो एनी पर्सन, इसलिए यहां वर्ड यूज हुआ है एनी पर्सन, कोई भी। किस बात का फियर दिखा रहे हैं? इंजरी पहुंचाने का। अब वो इंजरी किस तरह, मे बी इसको भी हो सकती है या एनी अदर पर्सन को भी हो सकती है। अब बात आती है सेकंड चीज। सेकंड क्या है इसमें? सेकंड चीज इज द ऑफेंडर मस्ट देयर बाय, the offender must thereby intentionally puts any person in fear of any injury। अब वो इंजरी जो है इसको भी हो सकती है, इसको भी हो सकती है, टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि ऑफेंडर उसको इंजरी पहुंचाने का फियर दे रहा है। लेकिन अब आगे सवाल ये आता है कि आखिर ऑफेंडर ऐसा कर क्यों रहा है? ऑफेंडर ऐसा क्यों कर रहा है? द ऑफेंडर मस्ट देयर बाय। अब आगे क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन, डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन। ये सेकंड चीज आ गई आपकी। द ऑफेंडर मस्ट देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस, इंड्यूस द पर्सन। कौन से पर्सन को? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इंटेंशनली जानबूझकर उसको फियर में डाल रहा है और उसे डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है। अब तीसरी चीज आती है, ऑफेंडर किस बात के लिए इंड्यूस कर रहा है? इंड्यूस किस बात के लिए कर रहा है वो ये इंपॉर्टेंट है। टू डिलीवर, टू डिलीवर, डिलीवर करने के लिए। क्या डिलीवर करने के लिए? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई मूल्यवान वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनीथिंग, एनीथिंग साइंड और सील्ड, और सील्ड which may be converted, which may be converted into valuable security, valuable security। टू डिलीवर, क्या डिलीवर करने के लिए?
डिसऑनेस्टली वो इंड्यूस कर रहा है किसी पर्सन को एनी प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी। ओ, एक्सटॉर्शन में ये बात क्लियर नहीं है कौन सी प्रॉपर्टी। तो इट मींस प्रॉपर्टी मींस हियर मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल भी हो सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज साइंड सील्ड विच कैन बी कन्वर्टेड, यानी कि जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। तो ये लाइन शो करती है कि इनकम्प्लीट डीड्स, खाली कागज पे साइन करवाना। अब खाली कागज पे साइन है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन उसके अंदर यदि लिख लिया जाए कि होटल अब ये मुझे दे रहा है, तो ये कन्वर्ट किसमें हो गया? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। दैट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट डीड्स। ठीक है, ऑफेंडर किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने के फियर में जानबूझकर उसे इंड्यूस करता है कि वो डिलीवर करे प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर कोई ऐसी इनकम्प्लीट डीड्स जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता हो। अब बात आती है, ये चीज किसको डिलीवर करे? डिलीवर टू हुम? आप सोच रहे होंगे बहुत सिंपल सी बात है, जो धमकी दे रहा है उसी को ही तो डिलीवर करना है। नहीं, यहां पे जो लिखा हुआ है वो है टू डिलीवर टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का मतलब क्या है? या तो वो हो सकता है जो धमकी दे रहा है, यानी कि गिवर ऑफ थ्रेट, या फिर रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी लेने वाला। तो एक बात क्लियर हो गई, टू एनी पर्सन का मतलब है बोथ धमकी देने वाला और प्रॉपर्टी को लेने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इट मे बी सेम पर्सन और नॉट। तो ये था एक्सटॉर्शन का डेफिनेशन। अब हम एक बार इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। एक्सटॉर्शन 383 में डिफाइन है। एक्सटॉर्शन का मतलब है कि जो ऑफेंडर है वो इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जानबूझकर इन फियर, ऐसे भय में डालना। किस बात के भय में? ऑफ एनी इंजरी, किसी भी प्रकार की इंजरी। दिस फियर ऑफ इंजरी में बी किसको? टू दैट पर्सन, या फिर एनी अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है। ऑफेंडर ऐसा क्यों कर रहा है? डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन, उस पर्सन को डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू डिलीवर, क्या डिलीवर? एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी इनकम्प्लीट डीड्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। किसको डिलीवर करने के लिए? टू एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब कि थ्रेट देने वाला व्यक्ति या रिसीव करने वाला, प्रॉपर्टी को रिसीव करने वाला व्यक्ति। एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं। तो ये था एक्सटॉर्शन। सपोज राम ने महेश को कहा कि यदि तुम मुझे 1 लाख रुपया नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा। अब ये क्या हो रहा है? यानी कि राम महेश को पुट इन फियर ऑफ एनी इंजरी। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, इंजरी वर्ड सुनते ही उनके दिमाग में एक चीज आती है
कि इंजरी मतलब कहीं चोट लग गई, कहीं हाथ कट गया, कहीं से ब्लड निकल गया, इंजरी। तो एक चीज क्लियर होती है यहां पर, इंजरी की डेफिनेशन को जानना इंपॉर्टेंट है। इंजरी कहां है इंजरी? अब अगर हम इंजरी पे जाते हैं तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 44 में। आईपीसी का सेक्शन 44 इंजरी को डिफाइन करता है कि इंजरी का मतलब क्या है। क्या मतलब है इंजरी का? दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको वन बाय वन पहले बता देता हूं। इसमें एक वर्ड आ रहा है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली कहां पे डिफाइन है? सेक्शन 24 आईपीसी। इसमें आ रहा है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये कहां है? सेक्शन 30। आईपीसी का सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी बताया गया है। मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई हैं? जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि जब हम किसी एक ऑफेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसके साथ और भी सेक्शंस अटैच्ड होते हैं। जैसे इस डेफिनेशन में 383 में वर्ड आ रहा है इंजरी, डिसऑनेस्टली, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो यदि आपने ये डेफिनेशंस पढ़ रखी है तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहां है, ये कहां है। नहीं तो आप बिना कोई आलस किए तुरंत इंजरी के लिए सेक्शन 44 खोल लें और इंजरी को अभी के अभी क्लियर करें कि आखिर इंजरी का मतलब क्या है। आप अभी के अभी 24 सेक्शन खोलें और डिसऑनेस्टली का मतलब समझ लें। आप अभी के अभी सेक्शन 30 खोलें और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब समझ लें। तो एक्सटॉर्शन समझने के लिए, यानी कि सेक्शन 383 समझने के लिए हमने और कौन कौन से सेक्शन समझ रहे हैं? 44, 24, 30। सबसे पहले हम इंजरी वर्ड को समझते हैं। इंजरी जो कि डिफाइन है सेक्शन 44 आईपीसी में। इंजरी मीन्स एनी हार्म, any harm is caused to any person in body, mind, reputation, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी की डेफिनेशन में 99% बच्चे, मोस्टली बच्चे ऐसा करते हैं, मोस्टली बच्चे बोलते हैं, जो इंजरी का मतलब यही लेके चलते हैं किसी भी तरह की कट लग जाना, चोट लग जाना। दरअसल उस वर्ड को बोलेंगे एक्सटॉर्शन में जो इंजरी वर्ड यूज किया गया है उसका मीनिंग बहुत ब्रॉड है। उसके अंदर बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी ये सब इंक्लूड है। अगर हम बात करते हैं मर्डर की, सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड और 300 मर्डर, तो वहां पे वर्ड इंजरी यूज किया गया है, लेकिन
वहां स्पेसिफिकली बिल्कुल क्लियर बताया गया है बॉडीली इंजरी। बॉडीली इंजरी मीन्स ये वाली, एनी हार्म, कौन सा हार्म, कौन सी क्षति, मस्ट बी कॉज्ड इलीगली, जो इलीगली रूप से किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, इज कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, उसकी रेपुटेशन या उसकी प्रॉपर्टी। अगर डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर मैं पब्लिश कर देता हूं किसी के अगेंस्ट, तो उसको इंजरी पहुंच रही है, कहीं चोट लग रही है, उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है। तुम्हारी कार का शीशा तोड़ दूंगा, तुम्हारी कार को आग लगा दूंगा, प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंच गई। माइंड में उसका दिमाग खराब, बॉडी हाथ पांव काट देंगे, ऐसा कोई धमकाए, बच्चे के हाथ पांव काट देंगे, तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएंगे। तो ये इंजरी में एक्सटॉर्शन के अंदर जो वर्ड इंजरी यूज किया गया है वो ब्रॉड मीनिंग रखा गया है एज कंपैरिजन टू 299 एंड 300। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन आया गया है कि इंजरी, द वर्ड इंजरी डिफाइंड अंडर, तो ये तो सब आप कर ही लेंगे 44 आईपीसी। द वर्ड इंजरी इंक्लूड्स बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। बॉडीली इंजरी, माइंड इंजरी, रेपुटेशन, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे ना, इसलिए 1 2 3 चौथा ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। और यदि ये क्वेश्चन आता है द वर्ड इंजरी यूज्ड अंडर सेक्शन 299 या 300, इंजरी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, ऑल ऑफ दिस, बॉडीली इंजरी, ये आपको याद रखना होगा। इसलिए एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन हम समझ रहे हैं। एक्सटॉर्शन में जो इंजरी के बारे में बात बताई जा रही है, उस इंजरी को पढ़ने के साथ साथ हमें सेक्शन 44 भी हमें तैयार करना पड़ेगा कि इंजरी का मीनिंग क्या है। नाउ कम्स नेक्स्ट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जो सेक्शन 30 आईपीसी में बताया गया है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए कहा है ए डॉक्यूमेंट which is or purports to be whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguishes, or released, or whereby any person acknowledges that
he lies under legal liability, under legal liability, under legal liability, or has not a certain right. वैल्यूएबल सिक्योरिटी ए डॉक्यूमेंट, यहां दो बातें आ रही हैं, विच इज और प्रपोज टू बी। विच इज तो बताता है कि डॉक्यूमेंट है, और प्रपोज टू बी बताता है ऐसा तो जो डॉक्यूमेंट का होना तात्पर्य है, डॉक्यूमेंट बनेगा, यानी कि ये तो तैयार है और ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी रह गई है जिसे हम तैयार करेंगे। वेयर बाय एनी लीगल राइट, जिससे कि ऐसे डॉक्यूमेंट से जिससे किसी का लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, खत्म हो रहा है, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस, जानता है, ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी और हैज नॉट अ राइट, या उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है या उसका अब उस पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं रहा है। तो दो चीजें आई है यहाँ पे, विच इज और पर्पस टू बी। इसका मीनिंग क्या है, देखिए, विच इज, ये जो वर्ड है विच इज, ये यूज किया गया है ऐसा डॉक्यूमेंट which infects creates a right is a valuable security। ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट कर रहा है कोई राइट को, उसे बोलेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। विच इज और पर्पस टू बी, इसका मीनिंग में क्या रखेंगे, because of some defect, in fact does not create a right, उसमें कुछ कमी होने के कारण वो किसी भी तरह का कोई राइट क्रिएट नहीं कर रहा है, बट purports to create one is a valuable security। यहां तो वो डॉक्यूमेंट राइट क्रिएट कर रहा है, यहां पे वो किसी डिफेक्ट की वजह से क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन क्रिएट कर सकता है यदि उसके डिफेक्ट को दूर कर दिया जाए। खाली कागज पर अगर साइन है तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहां से होगी, लेकिन अगर उसमें हम लोग कुछ लिख देंगे, कुछ प्लीड कर देंगे, लिख देंगे उसके अंदर, तो फिर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही बात एक्सटॉर्शन के डेफिनेशन में बताया गया है। थर्ड जो चीज बताई है वो है डिसऑनेस्टली। Dishonestly defined under section 24। डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, whoever does anything with the intention of causing, क्या है उसका इंटेंशन, causing wrongful gain,
wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। किसी एक पर्सन को wrongful gain पहुंचाना और दूसरे पर्सन को wrongful loss पहुंचाना मीन्स डिसऑनेस्टली। इसका मतलब ये हुआ कि डिसऑनेस्टली वर्ड अभी भी हमारे पास क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि wrongful gain और wrongful loss का मतलब क्या है। अब wrongful loss या wrongful gain को समझने के लिए आपको चलना होगा सेक्शन 23 पर। सेक्शन 23 आईपीसी क्या बता रहा है? ये wrongful gain। wrongful gain के लिए क्या कहा गया है? इट इज द गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, गलत तरीके से, ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। यानी कि किसी पर्सन को वो चीज मिल जाना जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल नहीं था। चलिए, रॉन्गफुल गेन, इसमें समझने के लिए आपको रॉन्गफुल समझना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्गफुल? इट मीन्स violating the legal right of another person, violating the legal right of another person without just cause। बिना किसी कारण के आप दूसरे के विधिक अधिकार का हनन करते हैं, वॉयलेशन करते हैं। रॉन्गफुल, एक वर्ड और ऐसा रॉन्गफुल गेन में अनलॉफुल मीन्स, अनलॉफुल मीन्स सच मीन्स as are legally not permissible। लीगल नॉट परमिशिबल यानी कॉन्ट्ररी टू लॉ, इसे बोलेंगे हम अनलॉफुल मीन्स। डेफिनेशन क्या हो गया? अब हम रॉन्गफुल गेन की अगर हम बात करें, सिंपल डेफिनेशन में हम लोग कैसे बोलेंगे इसे? इन wrongful gain a person gains such property over which he has no legal right, or claim by such means as are legally not permissible। ये हो गया आपका wrongful gain। अ पर्सन गेन्स सच प्रॉपर्टी, वो चीज उसने गेन करी है, ओवर विच, जिस पर ही हैज नो लीगल राइट, उसका कोई विधिक अधिकार नहीं था और क्लेम नहीं कर सकता था, बाय सच मीन्स एज आर लीगली नॉट परमिशिबल। इस तरह के मीन्स से, इस तरह के साधन से उसने वो चीज पाई है जिस पर उसका लीगली राइट या क्लेम नहीं था। wrongful gain, यस, एक्सटॉर्शन के अंदर डिसऑनेस्टली वर्ड आया था, डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन, किस बात के लिए? टू डिलीवर द प्रॉपर्टी।
तो जब जिस पर्सन को फियर किया गया है, जब वो चीज जिसने ऑफेंडर को वो चीज दे देगा, ऑफेंडर को दे दी, तो ऑफेंडर के पास ये जो चीज आई है, ये है मतलब यहां पर कि उसने रॉन्गफुल गेन कर लिया, उसके पास वो प्रॉपर्टी आ गई, ऑफेंडर हो गया, गेन कर लिया, प्रॉपर्टी आ गई। कौन सी प्रॉपर्टी? जिस पर ही हैज नो लीगल राइट बाय सच मींस, धमकी देकर के लेके लेके आया है उस चीज को, उसके ऊपर कोई उसका लीगल राइट नहीं है, ये हो गया रॉन्गफुल गेन। अब हम रॉन्गफुल लॉस की अगर हम बात करें, तो ऑफेंडर को तो रॉन्गफुल गेन हो गया और दूसरे पर्सन को क्या हो गया? रॉन्गफुल लॉस हो गया। रॉन्गफुल लॉस मींस इन रॉन्गफुल लॉस, in wrongful loss one loses such property, one loses such property over which he has a legal right, यानी एक पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को खोया जिस पर उसका लीगल राइट था, टू होल्ड, एंड losses the same, and loss the same by such means as are not permitted under law, not permitted under law। ऐसे साधनों के द्वारा उसने वो प्रॉपर्टी खो गई, उसकी प्रॉपर्टी वहां से छूट चुकी है जो लॉ में परमिशन नहीं है, ऐसे साधन यानी कि अनलॉफुल मींस से किसी ने उससे वो चीज ले ली है। दो लोग हैं, ए बी। अब ए इसको ये कहता है कि मैं तेरे खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करूंगा, 2 लाख रुपए दे दे, या ये साइकिल मुझे दे दे। अब इसने ये साइकिल इसको दे दी, अब साइकिल इसके पास आ गई, इसने तो रॉन्गफुल गेन कर लिया, और साइकिल इसके पास से चली गई, इसने रॉन्गफुल लॉस कर लिया। तो ये था एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में इंजरी को समझाया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को समझाया और डिसऑनेस्टी को समझाया, जिसमें रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को क्लियर किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पनिशमेंट्स। सेक्शन 384 से 389, पनिशमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, और इसमें हमें अटेम्प्ट की भी दे रखे हैं। अटेम्प्ट के लिए भी स्पेसिफिक सेक्शंस मेंशन है, 385, 387 और 389। इन 3 सेक्शंस के अंदर अटेम्प्ट का पनिशमेंट दिया हुआ है। आपको ध्यान होना चाहिए कि थेफ्ट जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कहीं कोई सेक्शन मेंशन नहीं है, इसलिए जिनके लिए आईपीसी में स्पेसिफिकली अटेम्प्ट के कोई सेक्शन नहीं होते हैं तो उनको 511 में लेके चले जाते हैं। अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा तो 379/511, लेकिन एक्सटॉर्शन के अंदर अगर अटेम्प्ट होता है तो हमारे पास सेक्शंस मेंशन है। चलिए सेक्शन 384, extortion commits
हो जाता है तो पनिशमेंट दिया हुआ है imprisonment extend to 3 years. 3 years और फाइन और बोथ। ये पनिशमेंट है एक्सटॉर्शन का। एक्सटॉर्शन कमिट्स हो गया है तो 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 385 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन। वर्ड ध्यान दीजिए, इंडियन पिनल कोड का बेयर एक्ट आपने इस समय खोल रखा होगा, पढ़ रहे हैं तो होना भी चाहिए आपके पास, तो आप उसमें देखें पर्टिकुलर वर्ड को मैं आपको समझा रहा हूं। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग, in order to the committing of extortion। यही चीज है जो आपको बता रही है अटेम्प्ट के बारे में। अभी एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन करने के दौरान अटेम्प्ट की बात हो रही है यहां पे। अगर हो जाता तो वर्ड आता कमिट्स, एक्सटॉर्शन कमिट्स इन ऑर्डर टू द कमिटिंग, हुआ नहीं है तो इसका पनिशमेंट क्या होगा? डेफिनेटली कम ही होगा। आईएमपी में मेंशन कर रहा हूं इम्प्रिजनमेंट के लिए। इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ। तो 384 पढ़ लिया हमने, 385 पढ़ लिया और अब हम पढ़ने आए 386, सेक्शन 386। अब 386 में क्या है ध्यान से देखिए, एक्सटॉर्शन कमिट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सटॉर्शन कमिट्स तो ऊपर भी हो चुका 384 में, तो 386 में एक्सटॉर्शन कमिट्स का पनिशमेंट अलग से क्यों है? मैंने अभी इसे कंप्लीट नहीं किया। एक्सटॉर्शन कमिट्स यानी कि जो अब एक्सटॉर्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, इस पर पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग। बाय पुटिंग ए पर्सन, बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था, इन फियर ऑफ इंजरी। लेकिन यहां पे अब बात हो रही है अगर आपने किसी पर्सन को इस बात के फियर में रख करके एक्सटॉर्शन कमिट किया है। किस बात का फियर? इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, डेथ और ग्रीवियस हर्ट। 386 कहता है आपने एक्सटॉर्शन जो कमिट किया है वो फियर ऑफ इंजरी नहीं है, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के फियर से ये करके आपने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। तो ऐसे केस में जो आपको सजा होगी, जो पनिशमेंट होगा, डेफिनेटली ज्यादा ही होगा उनसे। तो इम्प्रिजनमेंट 10 years प्लस फाइन। ये प्लस का मतलब है एंड 10 साल तक का कारावास और जुर्माना एंड फाइन, फाइन भी लगेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 387 यही चीज, लेकिन यहां पर क्या है? एक्सटॉर्शन कमिट्स। और अब मैं क्या बोलूंगा 387 में?
in order to the committing of extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt। यानी कि ये सेक्शन 387 किसकी बात कर रहा है? अटेम्प्ट की, राइट। तो एक्सटॉर्शन कमिट की जगह क्या आ जाएगा? इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, यहां से यह पूरे कि बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का फियर दिखा करके अगर आप इस कर रहे हैं, कमिट हुआ नहीं है, कर रहे हैं, यानी कि अटेम्प्ट की बात हो रही है, तो ऐसे केस में आपका पनिशमेंट कितना होगा? इससे तो कम ही होगा। इसका पनिशमेंट होगा 7 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, 7 साल तक का कारावास और जुर्माना। ये हो गया आपका 384, 85, 86, 87। अब आपके सामने 2 सेक्शन रहते हैं एक्सटॉर्शन के पनिशमेंट के, वो इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 388 और यहां आएगा 389। 388 बात करता है एक्सटॉर्शन कमिट्स, एक्सटॉर्शन कमिट्स। और 389 अटेम्प्ट की बात करेगा, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन। इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन। अब यहां जो एक्सटॉर्शन कमिट हुआ है वो कैसे कर रहे हैं देखिएगा, बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ। ये लाइन तो अब आपको याद हो ही चुकी होगी, बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ, इन फियर ऑफ इंजरी एक्सटॉर्शन। 383 में डिफाइन है, पनिशमेंट 384 में है। बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट 386 में डिफाइन है। पनिशमेंट 10 साल तक का आपका 10 साल तक का कारावास, 10 इयर्स एंड फाइन। और अब हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटॉर्शन जो कमिट किया गया है बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, किस बात का फियर दिया जा रहा है भाई? इंजरी का दिया जा रहा है तो सिंपल सी बात आ गई, डेथ या ग्रीवियस हर्ट का दिया जा रहा है तो पनिशमेंट बढ़ गया। और अब जो फियर बताया जा रहा है वो ध्यान से देखिए, बाय पुटिंग इन फियर ऑफ एक्यूजेशन, इन फियर ऑफ एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मीन्स अभियोग, अगेंस्ट दैट person, against that person or any other by putting a person in fear of, by putting a person, यानी कि
एक पर्सन को हमने इस फियर में डाला, एक्यूजिशन, एक्यूजिशन मतलब अभियोग चलाया जाएगा। अब अभियोग चलाया जाएगा, एक्यूजिशन जो किया जाएगा वो किसके अगेंस्ट किया जाएगा? वो वाला पर्सन जिसको हमने ऐसा फियर दिया है, दैट पर्सन। कोई और अदर पर्सन भी हो सकता है, एनी अदर। तो ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि एक्सटॉर्शन कमिट किया जा रहा है ए बी, अब ए बाय पुटिंग ए पर्सन, ये रहा बी, इन फियर ऑफ एक्विजिशन, ए इस बी के अगेंस्ट, अगेंस्ट दैट पर्सन या फिर किसी और पर्सन के अगेंस्ट, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि ऑफेंडर इसके अगेंस्ट या किसी और पर्सन के अगेंस्ट कौन सा अभियोग लगाने की धमकी दे रहा है, कौन सा एक्यूजिशन की बात कर रहा है। एक्यूजिशन यहां इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं किस तरह का एक्यूजिशन लगाता है, किसी तरह का एक्यूजिशन लगाता है। हैविंग कमिटेड, having committed or attempted to commit any offense किसी ऐसे ऑफेंस का जो किया गया है या उसको कमिटेड, अटेम्प्टेड टू कमिट एनी ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस? विच पनिशेबल, विच पनिशेबल विथ डेथ, एलआई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 10 इयर्स। यानी कि ऐसा ऑफेंस का एक्यूजिशन लगाया गया है जो कि पनिशेबल है डेथ से, एलआई से या 10 इयर्स तक का कारावास, एक्सटेंड टू 10 इयर्स। एक तो बात आ गई ये वाली। और having attempted to induce, having attempted to induce any other person to commit such offense, to commit such offense तो यहां पे जो पनिशमेंट है वो कितना है? 10 इयर्स प्लस फाइन, ये इसका पनिशमेंट है। 10 इयर्स प्लस फाइन। इफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 377, देखिए अब आगे एक तीसरी बात और कह रहा है, ये 389 में with death or imprisonment for life or imprisonment may extend to 10 years shall be punished and imprisonment of either
ऑफेंस पनिशेबल इफ, यहां एक चीज और है, इफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 एक्सटॉर्शन कमिट हुआ है ऐसे एक्विजिशन ऑफेंस का बताने के लिए जो कि पनिशेबल है, डेथ, LI एक्सटेंड टू 10 इयर्स, या 377 आईपीसी का सेक्शन 377 के अंदर जो पनिशेबल है, अगर इस तरह का एक्विजिशन लगाया जा रहा है तो उसका पनिशमेंट होगा LI। ऐसे केस में पनिशमेंट होगा LI, लाइफ इंप्रिजनमेंट। यहां क्वेश्चन आता है कि 377 आईपीसी है क्या? 377 बताता है अननेचुरल ऑफेंस के बारे में। ये था 388 का। अब बात करते हैं 389 में। एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है यहां पर, और यहां पे अभी एक्सटॉर्शन कमिट नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, जो कि बात करता है, अटेम्प्ट की बात करता है। देखिए यहां तो ये जो चीज है ना, in order to committing of extortion by acquisition against that person or any other having committed attempt to commit any offense which punishable with death, LI extend to 10 years, यहां तक तो सेम है, उसका यही पनिशमेंट। 389 में भी सेम है। 389 में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल। थ्री 388 और 389 में सेम चल रहा है। 388 में एक्सटॉर्शन कमिटेड है, यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करता है। यही सब चीजें यहाँ पर है सेम। और ये वाली जो चीज है, हैविंग अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी अदर पर्सन टू कमिट सच ऑफेंस, ये चीज 389 के अंदर नहीं है। और अगर ऑफेंस पनिशेबल है आपका 377 के अंदर, तो आपका पनिशमेंट होगा 10 इयर्स प्लस इसका पनिशमेंट होगा LI। यानी कि 389 में ये सेम है और ये वाला सेम है, बस केवल ये नहीं है, उसमें भी पनिशमेंट सेम है, 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और अगर ऑफेंस आपका 377 वाला है इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन में, तो आपका पनिशमेंट LI का होगा, विच में पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये था आज की क्लास में। अभी हमने एक्सटॉर्शन कंप्लीट किया, एक्सटॉर्शन के पनिशमेंट्स हमने देखे, जिसमें हमने अटेम्प्ट भी पढ़ा, कमिट भी पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने आपको थेफ्ट कंप्लीट किया था, आज हमने एक्सटॉर्शन कंप्लीट किया है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। चलिए नंबर 1, प्रॉपर्टी। थेफ्ट में किस प्रॉपर्टी की बात की गई है? मूवेबल। और एक्सटॉर्शन में मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। तो पहला डिफरेंस थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में, कि थेफ्ट हमेशा मूवेबल गुड्स का ही होगा, प्रॉपर्टी का, और एक्सटॉर्शन में मूवेबल भी आ सकता है, इमूवेबल भी आ सकता है। कंसेंट, कंसेंट, यहां पे जब हमने थेफ्ट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था विदाउट कंसेंट ऑफ पजेसर, विदाउट कंसेंट ऑफ पजेसर।
जिसके पास वो चीज है उसकी कंसेंट के बिना। यहां कंसेंट, एक्सटॉर्शन में कंसेंट होती है, हाँ होती है, लेकिन नहीं, किस तरह की कंसेंट होती है? कंसेंट obtained इन फियर ऑफ इंजरी। वहां कंसेंट ले रहे हैं उसको इंजरी पहुंचाने की, इंजरी पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, इन फियर ऑफ, उसको डर दिखा रहे हैं, उसको फियर कर रहे हैं, और फिर हम कंसेंट ले रहे हैं उसकी। एलिमेंट ऑफ फोर्स, एलिमेंट ऑफ फोर्स यहां पे एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट है। थेफ्ट के अंदर चुपचाप गए, चीज उठाई, लेके चल दिए, फोर्स यूज नहीं हो रहा है तो थेफ्ट है। अगर फोर्स यूज हो गया तो हम आगे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि तब क्या होगा। फिलहाल एक्सटॉर्शन के अंदर फोर्स प्रेजेंट होता है। मूव्स द प्रॉपर्टी, यहां पे जो प्रॉपर्टी मूव कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऑफेंडर हिमसेल्फ। अब मैं अगर चोरी करने जा रहा हूं तो ये गया, ये उठाया, तो डस्टर जो मैं उठाया, किसने उठाया? मूव किसने किया? ऑफेंडर ने मूव किया। एक्सटॉर्शन के अंदर क्या होता है? विक्टिम, विक्टिम इज इंड्यूस्ड, यानी अभी अगर मेरे ऊपर कोई धमकी देता है तो ये जो चीज है वो मैं कौन देगा? मैं दूंगा। ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए, ये लीजिए। अब ये लीजिए जो है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कौन मूव कर रहा है? मैं खुद मूव कर रहा हूं, विक्टिम हूं मैं, तो मैं मूव करके आपको दे रहा हूं। अगर ये चीज बिना मेरे से पूछे चुपचाप आप उठा के ले जाते हैं तो थेफ्ट। आप मुझे अगर धमकी दे करके मुझसे ये चीज लेते हैं और मैं आपको देता हूं, एक्सटॉर्शन। विक्टिम इज इंड्यूस्ड टू डिलीवर, victim is induced to deliver to the offender, to the offender or any other person, अटेम्प्ट की बात करें अगर हम लोग, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, आज की वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि थेफ्ट का अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं तो 511 में जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं एक्सटॉर्शन की, तो 385, 387 और 389 तीन सेक्शंस के अंदर अटेम्प्ट के बनाए हुए हैं। लास्ट हम डिफरेंस देखें, और लास्ट डिफरेंस होगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। लास्ट है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये आपको मिलेगा, थेफ्ट के लिए तो दिया हुआ है सेक्शन 97 में, और एक्सटॉर्शन का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई नहीं है। जब हम लोग जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 97 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ है थेफ्ट को लेकर के। इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे अपने जनरल एक्सेप्शंस वाले चैप्टर में। फिलहाल आज हम अपने इस टॉपिक को, एक्सटॉर्शन के टॉपिक को यही कंप्लीट करते हैं। नटशेल में अगर हम लोग बात चले एक बार, हमने आज एक्सटॉर्शन कंप्लीट किया है। 383 में डेफिनेशन, 384 से लेके 389 तक उसके पनिशमेंट दिए गए थे। हमने देखा कि अटेम्प्ट के भी सेक्शंस हैं इसके अंदर, 385, 387, 389। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन 383 में है, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन 384 में है, और आगे पनिशमेंट्स भी दिए हुए हैं। अगर आप एक्सटॉर्शन फियर ऑफ इंजरी दिखाते हैं तो 384 में, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, या इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन
पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। बाद में जब हमने 388 और 89 पढ़े थे तब उसमें और ज़्यादा उसके अंदर जो है पनिशमेंट्स हमने उसके अंदर देखा था। और हम ये बोल सकते हैं कि 388 89 जो है वो एक्सटॉर्शन की एग्रीवेटेड फॉर्म के अंदर है, बहुत अधिक सीवर जिसे हम बोल सकते हैं। लास्ट में हमने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस पढ़ा, क्योंकि थेफ्ट हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके थे। तो आज के इस लेक्चर के बाद हम तैयार हो चुके हैं, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का डिफरेंस आ गया तो हम कर सकते हैं, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन पूछी तो हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीपक लॉ क्लासेस। दोस्तों, एक बात शेयर करना चाहूंगा आपसे मैं कि आप आईपीसी का जब हमारा लेक्चर देख रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट का देख रहे हो या उनका जिनके हमारे पास एक्ट्स हैं, तो एक्ट लेकर के आप इस वीडियो लेक्चर को देखें। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और बताएं, ज्यादा से ज्यादा आप अपने इस चैनल को देखते रहें।